ओके, स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकता को पढ़ लिया था। किस तरीके से सिंगल क्रॉसिंग की क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं, डबल क्रॉसिंग कैसे किया जाता है, उनका जीनोटाइप, फिनोटाइप, ये सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन था हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और समझते हैं इवोल्यूशन, यानी हिंदी में हम कहें तो विकास के बारे में कि धरती पर इवोल्यूशन कैसे हुआ। देखो, ये इवोल्यूशन जो है ये दो जगह पढ़ना रहता है। एक तो यहाँ हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं और दूसरा ज्योग्राफी में पढ़ना रहता है कि पृथ्वी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे सारे के सारे हिम युग आए, फिर कब पूरी तरीके से पृथ्वी पानी में डूबी हुई थी, कब आग थी, है यानी कि पृथ्वी कैसे इवोल्व हुई। और यहाँ पर हम जो पढ़ते हैं वो देखते हैं कि पृथ्वी पर जो पशु हुए या पेड़ पौधे हुए, इंसान हुए, उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ और किन किन लोगों ने क्या क्या थ्योरीज दी इवोल्यूशन को लेकर के। समझ में आया? ओके, तो मैं हेडिंग डाल दूं यहाँ पे। सबसे पहले हमें देखना है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या कहेंगे हिंदी में इसको? विकास। ठीक है, विकास। अब देखो, पृथ्वी पर जो हमको पता है कि सबसे पहला अगर लाइफ आया था तो कहाँ आया था? पानी में। और पानी में भी वो लाइफ कौन सा था? मॉस, यानी इसको हम कहते हैं काई। काई, है ना? तो क्या काई में ये तो एक कोशी जीव है, क्या काई में हमें हाथ, पैर, मुंह, आंख, नाक, पेट ये सब देखने को मिलता है? नहीं। तो काई जो था, काई या मॉस का जो स्ट्रक्चर था वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म था। कैसा था? सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म यानी हमारा जो विकास हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है, वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म एक कोशीय जीव यानी यूनिसेलुलर से लेकर के मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशीय जीवों तक हमारा विकास हुआ है। हमने जब प्लांट किंगडम पढ़ा या जूलॉजी में हमने एनिमल किंगडम पढ़ा था तो उसमें भी अलग अलग तरीके के फाइलम्स देखे थे और उसमें भी देखे थे कि कैसे एक कोशी जीवों को अलग रखा गया, फिर बहुकोशी जीव आए, फिर धीरे धीरे उनमें रीढ़ की हड्डी का डेवलपमेंट हुआ, फिर जाकर के कार्डेटा आते हैं जिसमें हम इंसान वगैरह आते हैं, यूथेरिया, प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, इन सब के बारे में पढ़ा था। तो वैसे ही विकास की जो ये वृद्धि हुई है, जो विकास हुआ, इवोल्यूशन हुआ है, वो स्टार्ट कहाँ से होता है? सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म यानी काई से हो करके वो सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म। कॉम्प्लेक्स मतलब अगर हम इंसान की बात करें तो इंसान में हमें बाल से लेकर के खाल तक, यानी बाल, आंख, नाक, मुंह, हाथ, पैर, फिर बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स, हार्ट, गुर्दा, है ना, लंग्स, इंटेस्टाइन, फिर ब्लड, वाइट ब्लड, ब्लड के अंदर ब्लड, अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, जो जानवर होते हैं या एनिमल्स, ये इंसान होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं? हाँ, कठिन कह सकते हैं, कठिन कह सकते हैं, लेकिन हिंदी मत याद रखो, सीधा ये याद रखो कि ये जो बनावट है इंसानों का या जानवरों का वो कैसा है? कॉम्प्लेक्स। तो हमारा इवोल्यूशन किस तरफ से किस तरफ की तरफ हुआ है? सिंपलेस्ट फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म की तरफ हुआ है, यानी सरल से हम कठिन की तरफ बढ़े हैं। समझ में आया? सबसे पहले पानी में जीव की उत्पत्ति हुई, एक कोशी जीव, पहला धरती पर आने वाला जीव था काई, मॉस। और फिर उसके बाद धीरे 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 इनमें विकास होता गया, इवोल्यूशन होता गया, सेल्स आपस में जुड़ते गए और डेवलपमेंट होते 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 इंसान, जानवर, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, इन सब का विकास होता है। इन सब का विकास होता है। तो ये विकास कैसी रही है? सतत प्रक्रिया रही है। ये एक दिन में नहीं हुआ है, कई करोड़ों अरबों साल लगे हैं इस प्रोसेस को होने में। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म की तरफ जो प्रोसेस हुआ उसे हमने कहा इवोल्यूशन, इवॉल्व होना। ठीक है, इवॉल्व होना। फिलोसफी वगैरह में अगर आप पढ़ोगे तो फिलोसफी में भी इवोल्यूशन के अलग अलग थियरीज दी जाती हैं कि
इवोल्यूशन एक्चुअली में किसे कहते हैं, एक जनरेशन से जो नेक्स्ट जनरेशन आती है वो इवॉल्व हुई है या डिवॉल्व हुई है, हम कैसे पता करेंगे, तो वो फिलोसफी का टॉपिक है। हम यहाँ फिलोसफी नहीं पढ़ रहे, हमें यहाँ बायोलॉजी पढ़ना है, ठीक है। ओके, चलो। अब इस इवोल्यूशन यानी विकास की प्रक्रिया में जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है लैमार्क का। किसका? लैमार्क। देखो, लैमार्क, ये भाई साहब ने क्या कहा था? पहले तो इन्होंने एक किताब लिखी अपनी, उसका नाम था फिलोसॉफिक जूलॉजिक। लैमार्क के बुक का नाम क्या था? बुक का नाम था फिलोसॉफिक जूलॉजिक। ठीक है, फिलोसॉफिक जूलॉजिक, दिख रहा है ना कलर? हाँ, फिलोसॉफिक जूलॉजिक। एक ये क्या था? लैमार्क के बुक का नाम था फिलोसॉफिक जूलॉजिक। फिलोसॉफिक जूलॉजिक। इन्होंने कहा कि धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं उन पर इन्वायरमेंट का इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है, यानी इन्वायरमेंटल प्रिंसिपल का कंसेप्ट दिया इन्होंने फिलोसॉफिक जूलॉजिक में। किसका कंसेप्ट दिया? एनवायरोमेंटल प्रिंसिपल, यानी एनवायरमेंट का सिद्धांत है। इन्होंने कहा कि पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं उन पर इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, और उसी एनवायरमेंट के इफेक्ट के कारण कुछ जीव जंतु के अंदर कुछ नए ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है, और कुछ जीव जंतुओं के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं वो चले जाते हैं, मतलब कि खत्म हो जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? खत्म हो जाते हैं। तो देखो, जब नए ऑर्गन्स अगर डेवलप्ड होते हैं तो उसे हम कहते हैं अक्वायर्ड ऑर्गन्स, यानी अर्जित अंग। ठीक है, अर्जित अंग। और अगर वही चले जाते हैं तो उसे हम कहते हैं उपार्जित अंग। समझे कि वो चले गए? मैं अभी समझाऊंगा कि इन्होंने क्या कहा था। तो इन्होंने क्या कहा था कि एनवायरमेंट के अफेक्ट के कारण कुछ जानवरों में क्या होते हैं? नए ऑर्गन्स आते हैं, न्यू ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है। और कुछ जो जानवर होते हैं उनके अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है, ऑर्गन्स क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। उसके बाद इन्होंने एक बात कही कि अगर एनवायरमेंट के हिसाब से जीव जंतु अपने आप को ढाल नहीं सके तो उनकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। जीव जंतुओं की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। जैसे उन्होंने कहा कि पहले जो जिराफ हुआ करते थे, जिराफ छोटे गर्दन वाले होते थे, मतलब भेड़ बकरी की तरह हुआ करते थे, और ये ऐसे जगहों में पाए जाते थे जहां पर पेड़ पौधे बहुत ही ऊंचाई पर होते थे। पेड़ पौधे कैसे होते थे? बहुत ऊंचाई पर होते थे। तो ये उचक उचक कर क्या करते थे? उन पत्तियों को खाने की कोशिश करते हैं, उचक उचक कर पत्तियों को खाने की कोशिश करते हैं। तो क्या हुआ कि जैसे एक जनरेशन थी, उसने उचकने की कोशिश करी, गर्दन उठाने की कोशिश करी, धीरे धीरे उसके गर्दन में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ। फिर उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन आई उसमें गर्दन थोड़ा सा बड़ा निकला। फिर उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन आई, उसमें भी गर्दन बड़ा निकला। फिर एक नेक्स्ट जनरेशन आया, उसमें भी गर्दन और बड़ा निकल गया। मतलब इनके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि जो भी जानवर अपने जिस ऑर्गन का जितना अधिक इस्तेमाल करते हैं, आने वाली जनरेशन्स में वो ऑर्गन उतना अधिक इवॉल्व होकर के आता है? और एक टाइम आया कि जब ये जिराफ जो थे वो जब पेड़ तक पहुंचने लगे तो फिर वो उचकना बंद कर दिए और उनकी गर्दन की हाइट बढ़नी बंद हो गई। ये मैं नहीं, ये लैमार्क का सिद्धांत है। ठीक है, लैमार्क का सिद्धांत है। क्लियर है? हाँ। उसी तरीके से अब जैसे न्यू ऑर्गन्स का डेवलपमेंट तो हो गया यहाँ पर कि हाँ चलो इनकी गर्दन क्या होगी? लंबी होती गई। फिर उन्होंने कहा कि
अगर कोई जानवर ऐसा है जो अपने किसी ऑर्गन का इस्तेमाल करता ही नहीं है, तो उसकी आने वाली जनरेशन्स में वो ऑर्गन गायब हो जाएंगे। जैसे इन्होंने कहा, जो स्नेक होता है, स्नेक, सांप, सांपों के पास पहले छिपकली जैसे पैर हुआ करते थे, ठीक है, छिपकली जैसे क्या होते थे, पैर होते थे। लेकिन जब ये सांप कहीं, मतलब सांपों को कोई दौड़ाता था, इनका कोई प्रेडेटर होता था, शिकारी होता था, इन्हें मारने के लिए दौड़ाता था, तो ये सांप क्या करने लगे, झाड़ियों में भागते थे, और झाड़ियों में भागते थे तो इनके पैर उस झाड़ियों में फंस जाते थे, जिसकी वजह से शिकारी इनका शिकार आराम से कर देता था, मतलब कि दूसरे जानवर इन्हें मार देते थे। ये क्या करने लगे, अपने पैरों का इस्तेमाल धीरे धीरे छोड़ने लगे, कम करने लगे, कम करने लगे, ताकि ये झाड़ियों में आराम से घुस जाए, बिल वगैरह में आराम से घुस जाए। और देखते देखते कई हजार जनरेशन जब इनकी बीती, तो कई हजार सालों बाद इनके जो नए जनरेशन आए, उनमें पैर आना बंद हो गया। उनमें क्या हुआ, पैर आना बंद हो गया। ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, अकॉर्डिंग टू लैमार्क, ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये एक दिन, एक जनरेशन या 10 जनरेशन में दिखाई नहीं देता है। इसके लिए 100-200 जनरेशन का वेट करना पड़ता है। समझ में आया? 100-200 जनरेशन का वेट करना पड़ता है। तो लैमार्क का सिद्धांत समझ में आया? लैमार्क के बुक का नाम क्या है? फिलोसफिक जूलॉजिक। फिलोसफिक जूलॉजिक। इन्होंने किसका सिद्धांत दिया? एनवायरमेंटल प्रिंसिपल, यानी एनवायरमेंट का सिद्धांत, की एनवायरमेंट के हिसाब से अगर जीव जंतु अपने आप को अडॉप्ट नहीं करते तो वो मारे जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और उन्होंने कहा कि ऐसे जीव जंतु अपने जिस ऑर्गन का इस्तेमाल जितना अधिक करते हैं, उनकी आने वाली जनरेशन में वो ऑर्गन उतना अधिक इवॉल्व होकर के आता है, और जिस ऑर्गन का इस्तेमाल छोड़ देते हैं वो ऑर्गन खत्म हो जाता है, जैसे सांप के केस में और जिराफ के केस में हमने देखा। ठीक है, ओके। लेकिन बाद में एक और जो साइंटिस्ट हैं, उनका नाम था विजमैन। क्या नाम था? विजमैन। देखो ये दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम था विजमैन। ठीक है, विजमैन। विजमैन ने लैमार्क के सिद्धांत को पूरी तरीके से खारिज कर दिया, यानी खत्म कर दिया। लैमार्क के सिद्धांत को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा, विजमैन ने कहा कि अब जैसे रिजेक्ट किया होगा तो कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट किया होगा, कुछ ना कुछ तो किया होगा। तो विजमैन ने चूहे को पकड़ा। हमको पता है कि चूहे की पूंछ हो गई या छिपकली की पूंछ हो गई, इनमें जो सेल डिवीजन होता है वो बहुत तेजी से होता है, सेंट्रोसोम अधिक पाया जाता है और सेल डिवीजन बहुत तेजी से होता है, तो इनका प्रोग्रेस बहुत तेज हो जाता है। ठीक है, तो विजमैन ने क्या किया कि पहले एक चूहा लिया और उस चूहे की पूंछ काट दी, फिर दूसरा एक मेल लिया, फीमेल लिया, दोनों का पूंछ काट दिया। उसके बाद उनकी क्रॉसिंग करवाई, उनसे जो बच्चा हुआ उसके जन्म लेते ही उसका भी पूंछ काट दिया। फिर उसका क्रॉसिंग करवाया, उसका जो बच्चा हुआ उसका भी पूंछ काट दिया। ऐसे करते करते इसने 21 जनरेशन तक, क्योंकि चूहों की लाइफ 2 साल 4 साल थोड़ी होती है, कम होती है, तो ऐसा करने में इनको 5 से 6 साल लगे। 5 से 6 साल में उन्होंने 21 जनरेशन तक, यानी 21 बार जो नए चूहे पैदा हुए उनके पूंछ को काटते गए। लेकिन इनके एक्सपेरिमेंट में ये उभर कर आया कि भाई चूहे का कितना भी पूंछ मैं काट दूं, जैसे पहले चूहे का पूंछ काटा, उसके बाद इनका ब्रीडिंग करवाया, तो जो बच्चा हुआ उसका पैदा होते ही पूंछ काट दिया। फिर जैसे पूंछ निकलता था वो पूंछ कंटिन्यूअस काटते रहते, ब्रीडिंग करवाते काटते रहते, ब्रीडिंग करवाते काटते रहते। लेकिन जब 21 जनरेशन तक इन्होंने ऐसा किया, तब तक इन्होंने ऑब्जर्व किया कि चूहे का पूंछ खत्म नहीं होने वाला है। इनकी जितनी भी जनरेशन आ रही हैं उसमें वो पूंछ के साथ पैदा हो रहे हैं। और इस बेसिस पर इन्होंने कहा कि भाई लैमार्क, तुम लायर हो, तुमने जो थियरी दी थी कि एनिमल, जो भी जानवर हैं, अपने जिस ऑर्गन का इस्तेमाल जितना कम करेंगे, आने वाली जनरेशन में उनका वो ऑर्गन, वो अंग दिखाई देना बंद हो जाएगा। मैंने चूहों के 21
जनरेशंस के पूंछ काटे, लेकिन उनके पूंछ अभी भी आ रहे हैं, तो तुम्हारी थियरी तो गलत हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि दुनिया में जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स फीमेल्स मोस्टली अपने ईयर के जो पिन्ना होता है, कान का कर्ण पल्ला होता है, उसका इस्तेमाल करती हैं। मेल बहुत कम करते हैं, लेकिन फीमेल ज्यादा करती हैं, उसमें कुछ न कुछ पहनने के लिए इस्तेमाल करती हैं, तो कान में होल कराती हैं। तो इस हिसाब से तो भारत में जितनी महिलाएं हैं, उनके जब नेक्स्ट जनरेशन, जो नेक्स्ट संतान होनी चाहिए, उनके कान में बील ऑलरेडी होना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं देखा जाता है कि कोई संतान हो किसी की और लड़की हो तो उसके कान में पहले से ही होल हो। अ, बाहर कर्ण पल्लव की बात कर रहा हूँ, हाँ, ये अंदर वाले की मत समझना, यहाँ इसकी, है ना। तो ऐसा भी नहीं देखा जाता है। तो इस बेसिस पर विजमैन ने क्या किया, विजमैन ने लैमार्क के सिद्धांत को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। क्लियर हुआ? ओके। उसके बाद एक पर्सन आते हैं जिनकी आइडियाज ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। उनका नाम था डार्विन। डार्विन, क्या नाम था? डार्विन। डार्विन ने दो किताब लिखी, हालांकि वैसे बहुत सारी किताबें लिखी थी डार्विन ने, लेकिन दो किताब बहुत फेमस था। एक का नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और दूसरे का नाम था नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन ये दूसरा बुक है, ये इस पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि एक ही बुक है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एंड नेचुरल सिलेक्शन, ये दो अलग अलग बुक है। ठीक है, दो अलग अलग बुक है, समझ में आया? उन्होंने इस बुक में बताया कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हमें दिखाई दे रहे हैं, इनके इवोल्यूशन की क्या कहानी रही, इनका विकास कैसे हुआ, ओरिजिन कैसे हुआ होगा, है ना, उसके बारे में लिखा हुआ है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में। इन्होंने ही बताया कि जो इंसान है, इंसान कोई किसी भगवान के द्वारा पैदा किया हुआ नहीं है, इंसान का विकास हुआ है धीरे 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 धीरे। पहले वो बंदर हुआ करता था, चारों पैरों पर चलता था, फिर धीरे धीरे वो उठना शुरू हुआ, दो पैरों पर चलना शुरू हुआ, फिर पूंछ धीरे धीरे उसमें खत्म होते गई, फिर होमो सेपियंस, सेपियंस जो इंसानों की सबसे करीबी प्रजाति मानी जाती है, कि वो बंदर जो इस जो गुफा होती है ना, केव, केव से बाहर आकर के जो रहने लगे, जिन्होंने स्ट्रगल किया, जिन्होंने इस एनवायरनमेंट को झेला, धूप, बारिश, गर्मी, सर्दी से अपने आप को बचाया, वो आगे जाकर के धीरे धीरे इवॉल्व हुए और वही आज के इंसान के रूप में हमें दिखाई देते हैं। ये डार्विन का सिद्धांत था, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में ये सारी चीजें लिखी हुई थी। और दूसरा चीज क्या था, नेचुरल सिलेक्शन, कि कोई भी इंसान, मतलब कि कोई कीड़ा पैदा हो रहा है, कोई गधा पैदा हो रहा है, कोई जो है भालू है, शेर है, इन सब का जो सिलेक्शन है वो कैसे होता है, कि किसका जन्म कहाँ होगा, ये कैसे होगा। तो उन्होंने कहा अपने नेचुरल सिलेक्शन में कि इसे नेचर डिसाइड करती है कि किसका जन्म कहाँ होना है। ठीक है, हाँ। लेकिन डार्विन के पास भी जो मेटाफिजिकल क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे हम एथिक्स वगैरह में या फिलोसफी में पढ़ते हैं कि अदर वर्ल्ड, ये दूसरी दुनिया या ऊपरी दुनिया के बारे में, गॉड के बारे में, आत्मा के बारे में, इन सब का जवाब नहीं था डार्विन के पास भी। ठीक है, तो बहुत सारे जो थिंकर्स हैं, फिलोसफर्स हैं, वो डार्विन की थ्योरी को भी रिजेक्ट करते हैं। और बहुत सारे जो आज के हमें बायोलॉजी पढ़ाया जाता है या जो भी एनसीईआरटी की बुक्स हैं, वो तो इसी डार्विन की थियरी को ही एक्सेप्ट करती हैं। इतना क्लियर हुआ? ओके। तो डार्विन के दो किताब का नाम, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज और नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन जो था ना, एक तरीके का घुमक्कड़ इंसान था, ये एक जगह रुकता नहीं था, ये पूरी दुनिया का भ्रमण करते रहता। तो कहेगा कि डार्विन जिस जहाज पे जाता था उसका नाम क्या था, उसी के नाम पर उसने पूरी उस जहाज के नाम पर एक डायरी लिखी, उसका नाम था बीगल। बीगल, जहाज का नाम क्या था? बीगल। तो चार्ल्स डार्विन की बीगल डायरी को अगर आप पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारे अलग अलग आइलैंड्स के बारे में, अलग अलग जानवरों के बारे में, ठीक है, कि व्हेल का डेवलपमेंट कैसे हुआ होगा, भालू कैसे बना होगा, इन सब के बारे में लिखा हुआ। तो इसी डायरी में उसने, डार्विन ने, एक ऐसा आइलैंड था जहां पर उसे पक्षियों का झुंड दिखाई दिया, और उस पक्षी आपस में जो बात कर रहे थे, उनकी भाषा को उन्होंने नाम दिया, उसको कहा फिंच।
फिंच। तो कभी भी पूछता है कि जो डार्विन और फिंच का सिद्धांत है ये किससे रिलेटेड है? पक्षियों की भाषा से रिलेटेड है, भालू से रिलेटेड है, सांपों की समुदाय से रिलेटेड है, या मेढकों से रिलेटेड है? तो फिंच और डार्विन का जो सिद्धांत है ये पक्षियों की भाषा से रिलेटेड है। समझ में आ रहा है? पक्षियों की भाषा से रिलेटेड है। अब डार्विन का और अगर हम सिद्धांत की बात करें तो डार्विन ने क्या कहा था कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं उन जीव जंतुओं में रिप्रोडक्शन करने की अपार संभावना होती है। पहली चीज उन्होंने क्या कहा कि ग्रेट पोटेंशियल ऑफ प्रोजेनी, ग्रेट पोटेंशियल ऑफ प्रोजेनी, हिंदी में इसको कहेंगे कि संतान उत्पत्ति की अपार संभावना। मैं यहां लिखता हूं संतान उत्पत्ति की अपार संभावना यानी जैसे अगर आप देखोगे कि कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, घोड़ा है, बकरी है, तो इन सबके 10-10 बच्चे, 8-8 बच्चे होते कि नहीं? जैसे एक कुत्ता देख लो, एक कुत्ता अगर है, कुतिया है, तो उसके मान लेते हैं कि 10 बच्चे हुए, ठीक है? मैं 100 लिख रहा हूँ, 10 बच्चे हुए। तो क्या लगता है कि ये 10 के 10 जिंदा रह पाते हैं? या अगर आप देखोगे किसको, कछुआ को, कछुआ कछुआ सैकड़ों अंडे देता है, सैकड़ों अंडों में से सैकड़ों बच्चे निकलते हैं। तो क्या लगता है कि जो टर्टल होते हैं, कछुआ होते हैं, उनके सारे के सारे बच्चे जिंदा रह जाते हैं? नहीं, जिंदा वही रह पाता है जो संघर्ष में बच जाता है। और संघर्ष किसका? तो एनवायरमेंट का संघर्ष। देखो संघर्ष भी हम देखेंगे तो 3 तरीके का संघर्ष होता है। तो पहली बात जो यहाँ समझना है कि जन्म के साथ ही, जैसे यहाँ उत्पत्ति की अगर बात करो तो जन्म के साथ ही जानवर हो या इंसान हो, उसे स्ट्रगल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? स्ट्रगल या फाइट फॉर लाइफ, यानी जीवन के लिए उसे संघर्ष करना पड़ता है। जन्म के बाद किसी जानवर या इंसान को क्या करना पड़ता है? जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अब ये संघर्ष 3 तरीके के हो सकते हैं। कितने? 3। एक संघर्ष होता है जो जानवर अपनी ही प्रजाति में एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। तो जब अपनी ही जाति या प्रजाति में लड़ते हैं तो उन्हें हम कहते हैं सजातीय संघर्ष। सजाति यानी होमोजीनस कॉन्फ्लिक्ट, होमोजीनस कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष यानी कॉन्फ्लिक्ट वही होता है। उसके बाद अभी समझाता हूं इसको। उसके बाद दूसरा होता है कि जो पैदा हुआ है उसे कोई और जात का जानवर आकर के मार दे, उसे हम कहते हैं अंतर जातीय, अंतर जातीय संघर्ष यानी हेट्रोजीनस कॉन्फ्लिक्ट, हेट्रोजीनस कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है? अंतर जातीय संघर्ष। उसके बाद तीसरा संघर्ष जो आता है वो होता है एनवायरमेंट यानी वातावरणीय संघर्ष, वातावरणीय संघर्ष, एनवायरमेंटल कॉन्फ्लिक्ट, एनवायरमेंटल कॉन्फ्लिक्ट। अब समझो एक एक करके। जैसे अगर हम बात करें कि होमोजीनियस कॉन्फ्लिक्ट की, होमोजीनियस कॉन्फ्लिक्ट की, तो मान लो कि एक जो कुत्ता था या कुतिया थी, उसके 10 बच्चे हुए। अब उन 10 को खाना खिलाने या दूध पिलाने की क्षमता क्या उसमें है? हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। उसमें से मान लो कि 5 जो बच्चे हैं
वो मार झगड़ के एक दूसरे को हटा करके सारा दूध खुद पी जा रहे हैं। और 5 हैं जो पीछे रह जा रहे हैं, उन्हें दूध मिल पा रहा है लेकिन कम मिल पा रहा है। अब वो धीरे-धीरे जब लंबे समय तक उन्हें दूध कम मिलेगा तो उनका शरीर वीक होते जाएगा और एक वक़्त आएगा कि वो मर जाएँगे। तो अंत में हम देखेंगे कि जैसे 10 बच्चे अगर पैदा हुए तो उसमें से 2-4 तो ऐसे ही मर गए। मान लेते हैं कि 50% मर गए, 5 बच गए, 5 जिंदा रहे। तो जब बच्चे आपस में ही संघर्ष करने लगे कि मुझे पीना है, मुझे खाना है, एक दूसरे को मारने लगे, तो अपनी ही जाति में होने वाले संघर्ष को हमने कहा सजातीय संघर्ष, होमोजीनियस कॉन्फ्लिक्ट। अब यहाँ से वो बच गए, मान लो कि 5 पिल्ले भी बच गए हैं और ये चीज हुई है किसी जंगल में, किसी के घर में नहीं हुआ है। जो कुत्ते बच्चे दिए हैं जिसने, वो किसी के घर में नहीं है, मतलब पालतू नहीं है, मान लेते हैं कि जंगली है। अब जंगल में अलग दूसरे तरीके के जानवर है, शेर है, भालू है ना, चीता है। तो मौका पाते ही, चाहे वो भेड़िया हो गया, आ करके इन जो बच्चे बचे हुए हैं उनमें से 3 को दबोच लिया। 3 को क्या कर लिया? भेड़िया ने दबोच लिया। 3 को मार डाला, अब बच गए 2। बच गए 2। तो 3 पिल्लों को 3 पिल्लों को भेड़िया ने खत्म कर दिया। भेड़िया की प्रजाति अलग है, पिल्लों की प्रजाति अलग है। तो अंतर जाति में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसमें 3 पिल्ले मारे गए, 2 बच गए। पैदा हुए थे 10, पहले सजाति में अपने आप में कुछ मर गए 5, 3 जो है अंतर जाति में मर गए, अब बच गए 2। अब मान लो अचानक से ये जहां पर ये 2 पिल्ले अभी जिंदा है, वो ऐसी जगह पर है जंगल में कि वहां पर लग जाती है आग। आग कैसे लगती है कि जंगल में हवा चलेगी, हाँ, पेड़ रहते हैं एक दूसरे के पास पास, पेड़ों की जो टहनियां हैं वो टकराएंगी। तो जंगल में लगने वाली आग को हम कहते हैं दावानल। दावानल, ठीक है, जंगल की आग। और जंगल में जब आग लगती है तो बहुत ही भयानक होती है। उसे फिर बुझाने के लिए ना तो कोई गवर्नमेंट देखती है ना कुछ होता है। अगर बारिश वगैरह होगी अचानक तो बुझ जाएगी, नहीं तो बहुत सारे जानवर मारे जाते हैं। तो ये क्या था? ये एनवायरनमेंट का इफेक्ट हुआ कि भाई बहुत गर्मी पड़ी, हवा तेज चली, जंगल में जो लकड़ियां थी आपस में रगड़ खाई और उसमें लग गया आग। और उसमें से मान लो 2 जो पिल्ले थे उसमें से एक पिल्ला स्वाहा हो गया, अब बच गया 1। तो देख रहे हो किस तरीके से कि जन्म के बाद ही इंसान हो या जानवर हो, उसे जिंदगी के लिए क्या करना पड़ता है? संघर्ष करना पड़ता है। तो डार्विन ने कहा कि इस 3 तरीके के संघर्ष में, चाहे वो सजाती हो, अंतर जाति हो, वातावरणीय हो, इसमें जिएगा वही जो फिटेस्ट होगा। क्या होगा? फिटेस्ट, यानी सबसे फिट होगा, सबको पीछे छोड़कर। उसे हम कहते हैं डार्विन का सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट सिद्धांत। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, यानी अगर आप जिंदा हो तो अपने आप को यूं समझो कि तुम्हारी जो जिंदगी है वो कई संघर्षों को पीछे छोड़ करके मिली हुई है ना। कुछ लोग रहते हैं आत्महत्या कर लेते हैं, उनकी लाइफ है वो खत्म कर लेते हैं। तो भाई वो लाइफ तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी लाइफ को लोगों ने बचाया है, जो समाज है, परिवार है, या सबने मिलकर बचाए। तुम इंसान है, इंसान को तो भाई इंसान बचाता है। लेकिन अगर जानवर है तो जानवरों में अगर कोई जिंदा है जानवरों में, तो सोचो कि उसने इन तीनों तरीके के जो संघर्ष है उनको पार किया है, उसके बाद जाकर के वो जिंदा है। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी इस पृथ्वी पर जिंदा वही रहता है जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है, जो सबसे फिट होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके। तो डार्विन का ये सिद्धांत समझ में आया? डार्विन डार्विन के जहाज का नाम क्या था? बीगल। पक्षी और डार्विन, या डार्विन ने पक्षियों की भाषा का नाम क्या दिया था? पिंच। डार्विन की किताब का नाम ओरिजिन ऑफ स्पीसीज और नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन। कितने तरीके के संघर्ष होते हैं जिंदगी के लिए? 3। कौन कौन से?
सजातीय, अंतरजातीय और वातावरणीय, यानी होमोजीनस, हेट्रोजीनस और एनवायरमेंटल। होमोजीनस, हेट्रोजीनस और एनवायरमेंटल। अच्छा, शेर जिराफ को मार देता है, ये सजातीय है या अंतरजातीय है? अंतरजातीय है। शेर की जाति अलग है, जिराफ की जाति अलग है, अंतरजातीय है ना? बहुत बढ़िया, ठीक है, आगे चलें। ओके, चलो, अब हम देखते हैं कि ये जो डार्विन थे, डार्विन के बाद इनके सिद्धांत को भी बहुत चैलेंज किया गया। मैंने बताया कि बहुत सारे फिलोसफर, थिंकर्स थे, उन्होंने चैलेंज किया। उसके बाद एक और जो पर्सन आते हैं, उनका नाम था ह्यूगो डी व्रीज। नाम लिखता हूं, ह्यूगो डी व्रीज। ठीक है, ह्यूगो डी व्रीज। इन्होंने म्यूटेशन का सिद्धांत दिया, म्यूटेशन थियोरी ऑफ इवोल्यूशन, कि कभी कभी जानवरों में या जीन में क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है। हालांकि इससे पहले हमने जेनेटिक्स पढ़ा है, और जेनेटिक्स में हमने देखा था कि हम म्यूटेशन करवा सकते हैं, कि एक तरीके का अलग जीन है तो उसमें दूसरा जीन डाल दो, म्यूटेशन हो जाएगा। हाँ, गोल जो लौकी था, अभी वो लंबा लंबा लौकी होता था, अब उसमें कोहड़े के जीन को डाल दिया तो गोला गोला होने लगा, तो म्यूटेशन। लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने बात करी वो कही कि नेचुरल जो म्यूटेशन होता है, कभी कभी आप देखोगे कि किसी इंसान या जानवर के अंदर कुछ जीन की मात्रा बढ़ जाती है या घट जाती है, तो उससे बॉडी में कुछ ऑर्गन्स या तो एक्स्ट्रा हो जाते हैं या तो कम हो जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं म्यूटेशन। उसे हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन। अब ये जो म्यूटेशन होता है, अगर म्यूटेशन बहुत सालों या करोड़ों अरबों सालों के बाद होता है, तब तो ऐसे में वो म्यूटेशन ठीक है, अच्छा है, उसमें जो जानवर है उनके बचने की संभावना होती है। लेकिन अगर ये म्यूटेशन बहुत सडन हो, अचानक से हो, तब उसमें देखा जाता है कि 99.9% केस में जो म्यूटेटेड जानवर होता है, इंसान होता है या लाइफ होती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो इस एनवायरमेंट के हिसाब से नहीं बना होता है, उसमें कोई न कोई चीज अलग से आ गई होती है, जिसे जिससे वो सरवाइव नहीं कर पाता है। समझ में आया? ओके। जैसे कि अभी हमने देखा है कि जितने भी इंसान हैं, इंसानों में हमने नॉर्मली अगर एवरेज बात करें तो भाई दो आंख, कान, नाक, मुंह, हाथ, पैर, ये देखने को मिलता है। अभी तक हमने किसी इंसान में पंख लगे हुए नहीं देखे हैं, है ना? हम फेरी टेल्स वगैरह या जो कहानियां हैं उसमें हम सुनते हैं कि क्या कहते हैं उसको, एंजल्स होती हैं, उनके पंख होते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन इंसानों को हमने अभी आज तक नहीं देखा कि कोई इंसान हो जिसको पूंछ हो, वो सरवाइव कर गया हो, या किसी के पंख निकल गए हो, वो सरवाइव कर गया हो। तो सोचो अगर कोई ऐसा इंसान हो जो जन्म लेता है और जन्म लेते ही उसके पंख निकल जाए, तो पंख निकलेगा तो सबसे पहले उसे क्या करना होगा कि वही 3 स्टेज से उसके साथ लड़ाई करनी होगी उसको। कि पहले तो अपने जो सजाती है, मतलब इंसान है, तो इंसानों में उसे जीतना होगा, कि पहले पैदा हुआ है, वो धीरे धीरे बड़ा होगा, और पैदा होते ही तो सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी जानवर या इंसान के ऊपर, वो होता है एनवायरमेंट का। इंसान हो या जानवर, वो सजाति संघर्ष सह लेता है, अंतर जाति संघर्ष में एक बार बच सकता है, लेकिन एनवायरमेंटल या वातावरणीय संघर्ष में वो बिल्कुल बच नहीं पाता है। ठीक है, जैसे कि वातावरण का ही इम्पैक्ट था कि इस धरती से डायनासोर खत्म हो गए, है ना? एक उल्का पिंड गिरा, पूरे धरती का टेम्परेचर बढ़ा, और डायनासोर इतने बड़े थे कि वो हीट की वजह से जो गर्मी निकली उस हाँ, मिटियोर की वजह से, जो गर्मी निकली उल्का पिंड की वजह से, उसको सह नहीं पाए, और गर्मी के साथ साथ फ्लड भी आया, मतलब कि समुद्र का पानी पूरे पृथ्वी पर फैल गया, तो बाढ़ आ गया, और कुछ तो डूब के मर गए। और जब वो उल्का पिंड गिरा था तो धरती पर कई महीनों तक तो सूरज की रोशनी पहुंची नहीं,
तो खाने को कुछ हुआ नहीं, फोटोसिंथेसिस हुआ नहीं, तो ऐसे कुछ भूख से मर गए। जो छोटे जानवर थे वो बिल वगैरह में चले गए, पानी वाले पानी में रह गए, वो जिंदा रहे, और बाकी डायनासोर जैसे बड़ी-बड़ी जो प्रजातियां थी उनकी मृत्यु हो गई। तो वातावरण का संघर्ष देखो, कभी भी होता है ना, कभी फ्लड आ जाएगा, कभी अर्थक्वेक आ जाएगा, और अभी जो है बिजली गिर जाएगी कहीं पर, तो कुछ न कुछ होते रहता है जो इंसान उसको कुछ कर नहीं सकता है। ठीक है? तो अगर कोई पूछेगा कि बताओ 3 तरीके के संघर्षों में सबसे खतरनाक कौन-सा होता है, या किसे इंसान हो या जानवर हो वो सह नहीं पाता है, वो होता है वातावरणीय। जैसे बच्चा पैदा होता है, तो बच्चे को अगर अलग-अलग तरीके के टीके ना लगाए जाएँ, तो इस एनवायरनमेंट में एंट्री करते ही उसे इतने बैक्टीरिया, वायरस, जर्म्स घेर लेंगे कि वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए जन्म होते ही 1 हफ्ते के अंदर उसे अलग-अलग बीसीजी का टीका, अलग-अलग तरीके के टीके दे दिए जाते हैं, ताकि वो इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सके। और अगर किसी बच्चे की प्रीमैच्योर डिलीवरी हो जाती है, कि जैसे माँ के पेट के अंदर का एनवायरनमेंट रहता है, वो अलग होता है। इस हमारे बाहर का एनवायरनमेंट होता है, वो अलग होता है। तो प्रीमैच्योर डिलीवरी में क्या होता है कि जब बच्चे का ऑर्गन डेवलप नहीं हुआ रहता है, तो उसे अगर आप अचानक से इस एनवायरनमेंट में रखोगे, धरती के एनवायरनमेंट में बाहर निकालोगे, तो डेफिनिटली मर जाएगा। इसलिए आप देखते होंगे कि बच्चा पैदा हुआ है तो उसे फिर काँच में रखा जाता है। काँच में क्यों रखा जाता है? कि उस काँच में वही एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है जो माँ के गर्भ में होता है। समझ में आया? ओके। तो ह्यूगो डी व्रीज ने कौन सी थियरी दी? थियरी ऑफ म्यूटेशन। थियरी ऑफ म्यूटेशन। थियरी ऑफ म्यूटेशन। अब जैसे कई बार ये सवाल ऊट पटांग सा पूछते हैं कि पहले मुर्गी आया या अंडा, है ना? मुर्गी या अंडा। तो देखो, आज के टाइम पीरियड में जो हम मुर्गी देखते हैं या मुर्गा देखते हैं, इन्हें डायनासोर की ही प्रजाति माना जाता है। ठीक है? अब ये जो डायनासोर हुआ करते थे, पहले जैसे बहुत सारे डायनासोर रहे, तो उन डायनासोर जब वो बच्चे, अब उनकी हाइट बहुत बड़ी होती थी, ठीक है? तो जब वो अपने बच्चे देते थे, बच्चे उनका जन्म लेते थे, तो हाइट से गिरते ही ये बच्चे क्या हो जाते? जमीन पर टकराते और उनकी मृत्यु हो जाती थी। उनकी मृत्यु हो जाती थी। तब धीरे-धीरे क्या होने लगा कि कुछ डायनासोर थे जो पानी वगैरह में रहते थे, क्योंकि कुछ डायनासोर पानी वगैरह में भी रहते थे, तो वो लोग क्या करने लगे कि पानी में जो सॉफ्ट कंकड़ पत्थर होते थे, उसको खाने लगे, या जो मछलियां होती थी वो हड्डी सहित उनको खाने लगे। और हमको पता है कि कंकड़ पत्थर वगैरह हो गया, मछलियों की हड्डियां हो गई, तो इन सब में कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। इसकी कैल्शियम, कैल्शियम। अब धीरे-धीरे ये कैल्शियम इनकी बॉडी में जाकर के इकट्ठा होने लगा। तो जो इनके अंदर इनके जो बच्चे रहते थे, इनके बच्चे के चारों तरफ एक लेयर चढ़नी शुरू हो गई, धीरे-धीरे। किसकी लेयर? कैल्शियम की लेयर चढ़नी शुरू हो गई, धीरे-धीरे। तो कई 100-200 जब जनरेशंस बीती, तो ये देखा गया कि जो डायनासोर थे, अब कोई देखने तो गया नहीं है, लोगों ने जो थियरी निकाली है, उसी थियरी के हिसाब से ये सारी चीजें बातें चलती हैं। क्योंकि डायनासोर थे, इसका प्रमाण भी आज हमें मिलता है, तो उनके हड्डियों, उनके कंकाल से ही मिलता है। ठीक है? तो ऐसे ही उन्होंने ये थियरी लगाया कि जब कई जनरेशंस बीते होंगे, तो पैदा हुए होंगे, तो उनके जो बच्चे थे, बच्चों के चारों तरफ एक थैली बनी होगी, पतली सी। जैसे आज हम अगर देखते हैं तो गाय भैंस अगर बच्चा देती है, तो उसके चारों तरफ एक थैली लगा रहता है। इंसान का बच्चा होता है तो उसे भी एक जो थैली रहता है ना, कि इम्नियोसिप्टोसिस नाम सुना है मैंने, वैसे बात कही है कि इम्नियोटिक जो सैक होता है, उस थैली का नाम होता है इम्नियोटिक सैक। उसके अंदर जब हम झाँक कर देखते हैं अल्ट्रासाउंड के लिए, तो उसको इम्नियोसिप्टोसिस कहते हैं। तो उसी इम्नियोटिक सैक की तरह ही इनके चारों तरफ भी थैली आने लगी। लेकिन अभी भी जब इनके बच्चे पैदा होते, तो उनकी मृत्यु हो जाती, सर्वाइव नहीं कर पाते। अब धीरे-धीरे करते-करते इसी में से कोई एक डायनासोर हुआ, जिसके जिसके जब बच्चा पैदा हुआ, तो उसका बाहरी आवरण बहुत ही कठोर हो गया था। मतलब कैल्शियम की वजह से क्या हो गया?
कठोर हुआ और वही छिलके का फॉर्म लिया। उसके बाद इनमें से कई जो प्रजातियां रही, उन प्रजातियों की हाइट धीरे धीरे घटती गई, हाइट धीरे धीरे घटती गई और फिर जा करके जो पहला जो हेन माना जाता है, मुर्गी मानी जाती है, उसे कहते हैं प्रोटोहेन। प्रोटोहेन 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 को किसकी प्रजाति माना जाता है? डायनासोर्स की, डायनो की। मैं यहाँ लिख देता हूँ डायनो। डायनासोरस की जो प्रजाति मानी जाती है वो कौन होती है? किसे माना जाता है? प्रोटोहेन की। और इसी प्रोटोहेन में धीरे धीरे म्यूटेशन होते गया और आगे जा करके आज जो हेन है, हेन यानी कि मुर्गी का कंसेप्ट आया। तो पहले न अंडा न मुर्गी, पहले सबसे पहले आया था प्रोटोहेन। और प्रोटोहेन कहाँ से आए थे? प्रोटोहेन आए थे डायनासोर की प्रजाति से। और इस प्रोटोहेन में जब म्यूटेशन हुआ तब जाकर के हेन हुआ। क्योंकि ऐसा अमूमन देखा जाता है कि जो अंडे के ऊपर जो छिलका होता है, है, वो छिलका बना होता है कैल्शियम का। अब ये कैल्शियम कैसे आया, कैसे वो कैल्शियम प्रोड्यूस, मतलब कि जो मुर्गी थी, मुर्गी की बॉडी के अंदर एक कैल्शियम का प्रोडक्शन कैसे हुआ, इन सब के पीछे यही थियरी है कि जो डायनासोर रहे होंगे, उन्होंने कंकड़ पत्थर खाया होगा, उनके जो बच्चे थे उनके चारों तरफ कवरिंग लगी होगी, फिर धीरे धीरे उनमें म्यूटेशन हुआ तो प्रोटोहेन का निर्माण हुआ। और इस प्रोटोहेन के बाद जब म्यूटेशन हुआ तब हेन का निर्माण हुआ। और उसके बाद जाकर के आज का जो मुर्गी का कंसेप्ट है वो हमें देखने को मिलता है। इतना क्लियर हुआ? ओके बॉय। अब देखो, यहाँ तक तो हमने देख लिया कि भाई डार्विन ने क्या कहा, ह्यूगो डिवरीज ने क्या कहा। आगे जा करके जो नए मॉडर्न साइंटिस्ट थे, उन्होंने डार्विन और ह्यूगो डिवरीज की थियरी को मिला दिया। ठीक है, डार्विन और ह्यूगो डिवरीज की थियरी को मिला दिया, जिसे कहा गया न्यू डार्विनियन थ्योरी। क्या कहा? न्यू यानी नवाचार जिसको कहते हैं, नया, न्यू डार्विन थ्योरी। इसमें दोनों के कॉन्सेप्ट को लिया गया। किसको? डार्विन के भी और ह्यूगो डिवरीज के। ठीक है, ह्यूगो डिवरीज के। इसमें इन्होंने कहा कि मॉडर्न साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया कि जैसे इसमें किस चीज की बात करी कि जानवर हो या इंसान हो, इनमें कुछ सिमिलैरिटीज देखी जाती है। जैसे ऑर्गन्स, कुछ अंग जो सिमिलर होते हैं। ठीक है, अंगों का, इसमें दो चीजें उन्होंने बात करी कि एक अंग का ओरिजिन, ऑर्गन्स में लिखता हूं, ऑर्गन्स में हमें देखना है कि ऑर्गन्स का ओरिजिन यानी उत्पत्ति और इन ऑर्गन्स का फंक्शन या वर्क, काम। ठीक है, फंक्शन या काम। अब इसके हिसाब से अगर हम बात करें कि ऐसे ऑर्गन जिनका ओरिजिन, ऐसे ऑर्गन या अंग जिनका ओरिजिन या उत्पत्ति सेम जगह से होती है, सेम जगह इन द सेंस, जैसे अगर हम आदमी की बात करें, इंसान की, तो इंसान का जो हाथ होता है उसके ऊपरी पोर्शन से निकलता है, इंसान का हाथ उसके ऊपरी पोर्शन से निकलता है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ, ये शेर है या बाघ है, तो शेर का भी जो आगे वाला हिस्सा पैर होता है वो भी गर्दन के नीचे से ही निकलता है। चीता हो उसका भी वही निकलता है, गाय भैंस हो उसका भी वहीं से निकलता है ना। तो ओरिजिन अगर हम देखें, चमगादड़ हो तो उसका भी वहीं से निकलता है। अगर हम ओरिजिन देखें इसका, इस हाथ का, समझ के चलो कि ये हाथ है, हाथ का अगर ओरिजिन देखें वो प्लेस सेम है, चाहे वो इंसान हो, गाय भैंस हो, घोड़ा हो, गधा हो, या कोई भी जानवर हो, या फिर तुम्हारा चमगादड़ हो, उनका ओरिजिन सेम है। लेकिन क्या सब सेम काम करते हैं? क्या हाथ का इस्तेमाल इंसान भागने के लिए करता है या खाने के लिए करता है या चीजों को पकड़ने के लिए करता है? तो इंसान तो हाथ का इस्तेमाल करता है चीजों को पकड़ने के लिए, जानवर अपने उस हाथ का इस्तेमाल करते हैं भागने के लिए, चमगादड़ उसी हाथ का
इस्तेमाल करता है, मतलब उड़ने के लिए, है ना। तो ओरिजिन सेम है, लेकिन उसका वर्क क्या है, अलग है। जब ओरिजिन सेम और वर्क अलग हो तो ऐसे ऑर्गन को हम कहते हैं होमोजीनस ऑर्गन। क्या कहते हैं? पहला कंसेप्ट दिया गया होमोजीनस ऑर्गन का, होमोजीनस ऑर्गन का, ठीक है, होमोजीनस ऑर्गन का। इसमें याद रखना, होमोजीनस में ओरिजिन सेम प्लेस से होती है, सेम प्लेस से। इंसान का हाथ जिस पोर्शन से निकला हुआ है उसी पोर्शन, उसी के आसपास से निकलता है जानवरों के हाथ, जैसे गाय भैंस घोड़ा बकरी ले लो, और वही हो गया चमगादड़ का भी, ठीक है, चमगादड़ का भी। मुर्गी का भी देख लो, मुर्गी का जो पंख निकला रहता है वहीं से निकला रहता है ना। हाँ, तो मुर्गी मुर्गी क्या लगता है कि पंख का इस्तेमाल क्या करती है? वो उड़ने के लिए नहीं। मुर्गी के जो पंख होते हैं या पक्षियों के जो पंख होते हैं वो उनके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए दिया जाता है, ना कि उड़ने के लिए। उनका मेन फंक्शन है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना। उड़ना इज द सेकेंडरी पार्ट। ओके, अच्छा। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे ऑर्गन्स थे जिनका ओरिजिन अलग अलग जगह से हुआ, ठीक है, ओरिजिन अलग अलग जगह से हुआ, लेकिन जो काम था वो सेम था, काम था वो सेम था। जैसे कि अगर हम बात करें तितली, ठीक है, अगर हम तितली की बात करें तो जैसे तितली होती है, तो तितली को आप देखोगे तो उसके 4 पंख निकले रहते हैं, है ना, 4 पंख निकले रहते हैं, 2 इधर आगे से और 2 ऐसे पीछे से। तो पंख का काम क्या है? उड़ने का। पंख का काम उड़ने का, है ना। और वहीं अगर हम पक्षियों की बात करें तो पक्षियों में भी पंख होते हैं, लेकिन वो अलग जगह से निकले रहते हैं, यहाँ से, यहाँ से। और पक्षी भी इसका इस्तेमाल करते हैं उड़ने के लिए। हालांकि मेन जो वर्क होता है वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए होता है, लेकिन पक्षी भी उड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो देखो, तितली या कीड़े मकोड़ों के पास जो पंख होता है वो अलग जगह से निकला होता है। एक उनके गर्दन के पास से निकला रहेगा और एक वो थोड़ा पीछे से निकला रहेगा। पक्षियों के पास जो पंख होते हैं वो उनके गर्दन और बॉडी के थोड़े से बीच से निकला रहेगा, मतलब गर्दन से थोड़े नीचे से निकला रहता है। तो पंख निकलने का जगह अलग है, लेकिन पंख का फंक्शन क्या है? सेम है। तो जब ऐसे ऑर्गन जिनका ओरिजिन सेम हो लेकिन वर्क डिफरेंट हो, सॉरी, उनका ओरिजिन अलग हो लेकिन वर्क सेम हो, ओरिजिन अलग हो लेकिन वर्क सेम हो, तो ऐसे ऑर्गन को हम कहते हैं एनालॉजिकल ऑर्गन। एनालॉजिकल ऑर्गन, ठीक है, एनालॉजिकल ऑर्गन, एनालॉजिकल ऑर्गन। समझ में आया? होमोजीनस में क्या होता है? होमो मतलब सेम, और सेम कहाँ से? उनके ओरिजिन सेम जगह से हो रहा है, उनकी उत्पत्ति सेम जगह से हो रही है। और एनालॉजिकल मतलब उनका काम सेम है, ओरिजिन अलग है, काम सेम है, ओरिजिन अलग है। इतना क्लियर हुआ? तीसरे जो टाइप का ऑर्गन की बात करी गई उसे कहा गया वेस्टेज ऑर्गन, ठीक है। तीसरा ऑर्गन था, वो था वेस्टेज ऑर्गन, यानी कि जिनका बॉडी में होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो रहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं रहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमारे शरीर के अंदर होती है जो इंटेस्टाइन के, अगर लार्ज इंटेस्टाइन के एकदम नीचे वाले हिस्से में देखे, यहाँ पे जैसे निकला रहता है ना, उसको हम कहते हैं अपेंडिक्स, अपेंडिक्स। अब जब इंसान इंसान न होकर के जानवर की तरह था तो घास फूस खाता था, तो घास फूस को पचाने के लिए अपेंडिक्स का इस्तेमाल होता था। लेकिन अब इंसान ने घास फूस खाना छोड़ दिया तो अपेंडिक्स का काम रहा नहीं। तो कभी कभी अपेंडिक्स के अंदर कोई बीज चला जाता है या ऐसे कोई चीज चला जाता है जिससे घाव हो जाता है, तो वही दर्द देता है। तो लोगों का अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर उस पोर्शन को काट के निकाल देते हैं। तो अपेंडिक्स के न होने से हमारे बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। उसी तरीके से हमारा जो कान होता है, कान का जो नीचे वाला हिस्सा तो लोबुले या ऊपर वाला हिस्सा है पिन्ना, या बाहरी अगर हम बात करें तो कर्ण पल्लव जो पूरा होता है, ये ना रहे
तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हम सरवाइव कर पाएंगे, हमें ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। हमारा जो दांत होता है, दांत की अगर बात करें तो दांत में भी जो थर्ड मोलर होता है, दांत में भी क्या होता है, थर्ड मोलर। दांत के बारे में पढ़ाया हूं ना, थर्ड मोलर, ये तीसरा, ये थर्ड मोलर ना रहे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, थर्ड मोलर ना रहे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये दांत का ऐसा स्ट्रक्चर तो है नहीं, ठीक है, इसमें और कुछ भी रहता है ना। तो थर्ड मोलर ना रहे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ऐसे बॉडी के पार्ट जिनके न होने से हमारे शरीर पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, वेस्टिएज ऑर्गन। वेस्टिएज ऑर्गन, शरीर के बाल वेस्टिएज ऑर्गन है। अरे जो ठंड में जब जानवर हुआ करते थे तो ठंड से बचने के लिए शरीर के बाल इंपॉर्टेंट थे, अब पहनने के लिए कपड़े आ गए हैं तो जरूरी नहीं है। तो हमारे शरीर में ऐसे कुल छोटे मोटे मिला करके 100 ऐसे वेस्टेज पार्ट है जो ना रहें तो भी हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो आई होप ये सारा का सारा चीज क्लियर हुआ। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन यानी विकास की प्रक्रिया समझ में आई। इसमें 3 से 4 नाम याद रखने हैं। पहले कौन से, लैमार्क, एकदम बकवास थियरी, कोई लॉजिक नहीं बनता। फिर डब्लू, विजमैन, वाइजमैन से याद कर रख सकते हो, बुद्धिमान आदमी थे, लमार्क की थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया, चूहा वाला आदमी। उसके बाद आता है डार्विन, डार्विन के बाद ह्यूगो डी व्रीज, ठीक है, ह्यूगो डी व्रीज। ये 4 नाम याद रखो, बाकी सारी कहानी क्लियर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं और बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।